हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। क्लास 6 हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है बच्चों अमित वर्मा और बच्चे मुझे प्यार से अमित सर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा प्रतिभा पर्व वर्कशीट, जो कक्षा 6 के लिए है, एमपी बोर्ड के लिए है, मतलब जो बच्चे मध्य प्रदेश बोर्ड के हैं उनके लिए आज मैं गणित का जो वर्कशीट है, प्रतिभा पर्व वर्कशीट, उसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से क्या करो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद जो घंटी वाला बटन है उसे भी टप कर दबा दो, ताकि आपको तुरंत जैसे ही क्लास कोई भी आती है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करें बच्चों, बताइए जल्दी से, शुरू करें ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों और बात करते हैं जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए, क्लास 6 के बच्चों के लिए क्या है, प्रतिभा पर्व वर्कशीट 2022 के लिए जो परीक्षा होने वाली है उसकी वर्कशीट आ चुकी है और उसी वर्कशीट को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। और मैं खास करके बात करूंगा गणित के लिए, हम लोग गणित की वर्कशीट हल करने जा रहे हैं। अगर आपने ये वर्कशीट कर ली बच्चों तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप इसी तरह के सवालों को देखेंगे अपने एग्जाम में, यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी उसमें। ठीक है, शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये प्रतिभा वर्कशीट। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में वर्कशीट में 2021-22 के लिए जो दी गई है बोर्ड की तरफ से, विषय गणित और ये हिंदी माध्यम के लिए है। तो इसमें क्या है बच्चों, विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अपनी जानकारी जो है वो देनी है इसमें कि भाई बच्चे का, विद्यार्थी का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, शाला का नाम क्या है, मतलब उसके स्कूल का नाम क्या है, कहाँ कौन से स्कूल में वो पढ़ता है, कक्षा तो है, हमें पता ही है कि कक्षा जो है वो 6 है। और इसमें बच्चों प्रश्नों की जो संख्या है, इसमें 2 तरह के पेपर होने वाले हैं। तो खंड अ में लिखित यानी कि 16 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड बी में प्रोजेक्ट का काम होगा जिसमें कि आपको 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो टोटल 18 नंबर के सवाल हो गए। ठीक है, अब चलिए बच्चों बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है आपकी प्रतिभा पर्व मूल्यांकन गणित की वर्कशीट का, वो क्या है। तो बेटा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है एक घनाकार डिब्बे में सतह होती है। एक जो घनाकार डिब्बा होता है उसमें कितनी सतह होती हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने फलक होते हैं। तो बच्चों अगर घनाकार डिब्बे की बात करूं तो घनाकार डिब्बा कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये देखो कुछ ऐसा ही तो होता है घनाकार डिब्बा। यहाँ से इस तरीके से मिला दिया जाता है, कुछ इस तरीके का होता है बच्चों घनाकार डिब्बा। और इस घनाकार डिब्बे में मुझे कितने फलक नजर आ रहे हैं बेटा, जैसे आप कमरे को समझ सकते हो। एक कमरे में क्या होती हैं, 4 दीवारें होती हैं, एक छत होती है और एक फर्श होता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, एक ये वाला फलक है, एक ये वाला फलक है, एक ये नीचे वाला फलक है, एक ये पीछे वाला फलक है, एक ये सामने वाला फलक है और एक ये साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला फलक है। तो कुल मिला करके 1 2 3 4 5 6 कितने फलक हैं बच्चों, 6 फलक है। तो इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है कि इसमें 6 फलक होते हैं जिसको हम सतह भी कहते हैं। फलक को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं फेसेस, यानी कि सतह। ठीक है, फलक। चलिए ये वाला सबको समझ में आया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो है, इस बच्चे का डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। अब दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। तो दूसरा सवाल जो है इसमें क्या कहा जा रहा है, एक विद्यालय के 405 बच्चे कैंप में गए। 405 बच्चे कहाँ पर गए, कैंप में गए और 5 बच्चों को मतलब उन बच्चों को तंबू में 5-5 बच्चों को ठहराया गया है। कितने बच्चे गए हैं, टोटल 405 बच्चे गए हैं
और जो एक तंबू लगा है, एक तंबू में कितने बच्चे गए हैं, मतलब एक तंबू में कितने बच्चों को रोका गया है, 5-5 बच्चों को रोका गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि फिर ऐसे तंबुओं की ज़रूरत कितनी होगी, कितने तंबू लगाने पड़ेंगे। वो सारे बच्चे कहाँ पर गए हैं, कैंप पे गए हैं। कैंप पे गए हैं, मान लो पिकनिक पे गए हैं, स्कूल पिकनिक पे, और स्कूल पिकनिक में कितने बच्चे हैं, 5-5 बच्चों को एक एक तंबू में रखा जा रहा है, मतलब कि स्टे करवाया जा रहा है। अब कितने तंबू बनेंगे, टोटल कितने बच्चे हैं, 405। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो टोटल 405 बच्चे हैं, है ना, टोटल 405 बच्चे हैं, और एक तंबू में 5 बच्चों को जो है रोका गया है, मतलब रखा गया है। तो कितने तंबू बनाने पड़ेंगे, आप भाग दे दोगे, आप भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो बेटा यहाँ से कितना आएगा, देखो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास, 81 आ गया। मतलब कुल मिलाकर के 81 तंबू बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर कितने तंबू बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, 81 तंबू बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारा देखो ये सी विकल्प सही है, 81। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि छायांकित भाग का दशमलव में मान क्या होगा। बेटा देखो ये एक तरह से भिन्न का प्रश्न है और दशमलव का प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ से भिन्न निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हमने देखा कि भाई देखो यहाँ पर कितने डिब्बे बने हुए हैं बेटा, एक जैसे, एक डिब्बा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। कुल मिलाकर के बच्चों 5 डिब्बे हैं, कुल मिलाकर के 5 डिब्बे हैं। अब उन 5 डिब्बों में से कितने डिब्बों में रंग भरा हुआ है, केवल एक डिब्बे में। इन 5 डिब्बों में से केवल एक डिब्बे में रंग भरा हुआ है, यानी एक ही डिब्बा तो छायांकित है। तो हम क्या बोलेंगे इस चीज को, हम इसी बात को ऐसे कहेंगे कि भैया 5 डिब्बों में से केवल और केवल एक डिब्बा जो है वो छायांकित है। 5 में से केवल एक डिब्बा छायांकित है। तो ये आपकी क्या हो गई बच्चों, ये तो आपकी भिन्न आ गई, ये तो भिन्न आ गई। और अब हम बात करेंगे कि इसको हम दशमलव में कैसे बदले। तो बस क्या करना है, 5 से 1 को भाग दे देना है। तो बेटा जब 5 से 1 को भाग दोगे, अब 5 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। अब जब दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगी, फिर 5 का पहाड़ा पड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 बार में चला, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास, 0.2, यानी कि इसको हम 0.2 भी कह सकते हैं, इसको हम 0.2 भी तो कह सकते हैं ना। तो बेटा हमारा कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, हमारा यहाँ पर देखो ये तीसरा वाला सही, चौथा वाला सही विकल्प है, 0.20, 0.20। 5 में से केवल एक भाग छायांकित था। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, ये वर्कशीट के क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से समझ लो, ऐसे ही सवाल पूछे जाने वाले हैं। कह रहे हैं कि 3/5 का तुल्य भिन्न है। बेटा तुल्य भिन्न कैसे निकाला जाता है, इन्होंने बोला है 3/5 के लिए तुल्य भिन्न बताओ। तो तुल्य भिन्न जब हमें बतानी होती है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, किसी संख्या से गुणा करते हैं, जिससे ऊपर गुणा करते हैं उसी संख्या से नीचे भी गुणा करते हैं। अब जैसे अगर मुझे 3/5 में, तो एक काम तो ये है, सबसे पहले तो इसमें 2 से गुणा कर दो। तो बेटा 2 से ऊपर भी गुणा करोगे, 2 से नीचे भी गुणा करोगे। अब मान लो कि आपको दूसरी तुल्य भिन्न बतानी है, तो आप क्या करोगे, आप 3/5 लिखोगे और इसी में क्या करोगे, 3 से ऊपर भी गुणा कर दोगे, 3 से नीचे भी गुणा कर दोगे, तो आपको यहाँ से भी एक तुल्य भिन्न मिल जाएगी। तो ये कितना आएगा, देखो 3 दूनी कितना होता है 6, 5 दूनी कितना होता है 10, तो ये आपके पास कितना आ गया, 6/10 आ गया, 6 कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो यहाँ पर गुणा करोगे तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो यहाँ से आपकी आ गई 9/15। और भी अगर आपको बतानी है तो आप क्या कर सकते हो, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, तो आपको तुल्य भिन्न मिल जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
6/10 जो है वो पहला विकल्प है, तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या कहा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न क्रम में अगली संख्या क्या है? ये जो आपको यहाँ पे क्रम दिया है, 100 दिया है, 300 दिया है, 500 दिया है, इसके बाद अगली संख्या क्या आएगी? 100 दिया है, 300 दिया है, 500 दिया है। तो बेटा एक बात समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है, हमें ये पहचानना पड़ेगा। देखो जब मेरे पास 100 था, है ना, और 100 में मैंने क्या जोड़ दिया, मेरे पास 100 था पहले, अब मैंने क्या किया, मैंने 100 में बेटा 200 जोड़ दिया। 100 में मैंने क्या जोड़ दिया, 200 जोड़ दिया, तो क्या आ गया, 0 0 0, ये 0 और 2 और 1 3, ये मेरे पास 300 आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, यहीं पर मैंने इसके बाद क्या किया, अब देखो जब मैंने 100 में 200 जोड़ा तो मुझे 300 मिल गया, तो देखो ये 300 लिखा हुआ है। अब क्या किया मैंने, 300 में फिर से एक बार 200 और जोड़ दिया। अब की बार मैंने फिर से एक बार 200 और जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये आ गया 0, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो अब कितना आ गया, 500 आ गया। देखो ये रहा तीसरा 500। अब क्या करेंगे, अब अगर मुझे फिर से एक और आगे वाला नंबर चाहिए, तो ये जो 500 है बेटा, इस 500 में मैं क्या करूं, एक बार और 200 जोड़ दूं, फिर से मैं 500 में एक बार और 200 जोड़ दूं फिर से, तो क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, फिर से ये कितना आ गया, 700 आ गया। इसका मतलब देखो कौन सा विकल्प सही है आपका, आपका बच्चों यहां से ये वाला बी विकल्प सही है। आपको 200 200 जोड़ते जाना है, 100 में 200 जोड़ा 300, 300 में 200 जोड़ा 500, 500 में 200 जोड़ा 700। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, समझ में आया, मजा आ रहा है बच्चों? बेटा जी अगर मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दो, और जो हमारा चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन है साइड में, सब्सक्राइब बटन को दबा दो, और फिर जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दो, ताकि जैसे ही क्लास आपकी आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए कि अमित सर क्लास लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, यदि एक ड्रम 9 बाल्टी पानी से भर जाता है। एक हमारे पास ड्रम है जो कितनी बाल्टी पानी से भर जाता है, 9 बाल्टी पानी से। बड़ा सा ड्रम है, होते हैं ना घर में ड्रम होते हैं, तो वो जो ड्रम है बच्चों वो किससे भर जाता है, जब उसमें हम 9 बाल्टी पानी भरते हैं। तो वो कह रहे हैं 108 बाल्टी पानी से कितने ड्रम भर जाएंगे। भाई 9 बाल्टी से तो एक ड्रम भर रहा है, तो 108 से कितने भरेंगे बताओ। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, देखो 108 बाल्टी हमारे पास पानी है, 108 बाल्टी हमारे पास पानी है, और एक ड्रम जो भरता है वो कितनी बाल्टी से भरता है, 9 बाल्टी से। तो हम क्या करेंगे, 108 को 9 से भाग दे देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उससे कितने ड्रम भरे जाने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ भाग देना है, केवल भाग देना है बेटा। तो 9 से भाग दोगे तो 9 एकम 9, यहाँ से कितना बच गया, 1 बच गया, और 9 दूनी कितना होता है, 18, यानी कि आपके पास आ गया आंसर 12। 12 ड्रम जो हैं वो भरे जा सकते हैं, 12 ड्रम भरे जा सकते हैं 108 बाल्टी पानी से। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो 12 है ये सही आंसर है। 12 जो है बेटा ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, घड़ी में 3 बजे की स्थिति में, जब घड़ी में 3 बजते हैं तो 3 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों घंटा और मिनट, सेकंड वाली सुई की बात नहीं चल रही, सेकंड वाली सुई तो चलती रहती है चलती रहती चलती रहती है, तो सेकंड वाली सुई की बात ही नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं घंटा और मिनट वाली सुई की। उनके बीच में बनने वाला कोण है। बेटा घड़ी में 3 बजा दो, चलो तो हमारे पास ये रही घड़ी, और हमने क्या किया, घड़ी में 3 बजाया, तो यहाँ पर लिखा होता है 12, यहाँ लिखा होता है 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। हमें 3 बजाना है, तो हमने क्या किया बच्चे, यहाँ से हमने देखो घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी, 3 पर होगी, घंटे वाली सुई 3 पर होगी,
और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? 12 पर होगी, तभी तो 3 बजेंगे। जब घंटे वाली सुई 3 पर होगी, मिनट वाली सुई 12 पर होगी, तब 3 बज जाएंगे। अब कह रहे हैं कि इनके बीच में बनने वाला कोण है, तो बेटा इन दोनों सुइयों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या कहते हैं? इस कोण को कहते हैं बच्चों समकोण। इसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री का कोण। समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण है तो वो समकोण है। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? यहाँ से आपका देखो डी विकल्प सही है, समकोण होगा। जब घड़ी में 3 बजते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आया सबको? मजा आ रहा है अमित सर के साथ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 5055 है? 5055। बेटा 55 कैसे लिखते हैं? देखो 55 लिखते हैं ऐसे, 2 बार 5 यानी 55। और 5000 कैसे लिखते हैं? 5 लिखा और 1000 लिख दिया, है ना, मतलब 5 लिखा और 3 जीरो लगा दी। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी संख्या क्या है? 5055। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बच्चों यहां से 5000 में 55 को जोड़ देना है। 5000 में किसको जोड़ देना है? 55 को। तो बेटा देखो ये वाला 5 यहाँ पर 5 आ गया, ये 5 और 0 यहाँ पर 5 आ गया, ये 0 अपनी जगह 0 ही रही और ये वाला 5 अपनी जगह 5 ही रहा। तो ये आपका आ गया आंसर। इसको हम पढ़ेंगे 5055। 5055, इसका मतलब आपका ए विकल्प जो है बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया सबको? सबको क्लियर है ना? देख लो चाहो तो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 100 वाला पद इसमें है ही नहीं, तो इसलिए 5055। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अब ये 2 नंबर वाले सवाल आ गए। ये कितने नंबर वाले सवाल है बच्चों? ये 2 नंबर वाले सवाल हैं। इसको भी देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं रहीम के पास 6 8 9 7 8 9 6 7 4 संख्या कार्ड है। इन सभी कार्डों का उपयोग वो क्या कर रहा है? उन कार्डों से खेल रहा है। और खेल के क्या कर रहा है? वो उससे उपयोग करते हुए वो 4 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बना सकता है। 4 अंकों की वो संख्या बना रहा है जो सबसे बड़ी भी है और जो सबसे छोटी भी है। एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी, 4 अंकों की, उनको इधर उधर 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 रख के। तो बताओ कैसे बना सकता है बच्चों? वो क्या कर सकता है? वो देखो बेटा, जब मैंने आपको बताया था कि जब आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है, जब सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तब हम क्या करते हैं? अंकों को अवरोही क्रम में रखते हैं। अंकों को कौन से क्रम में रखते हैं? अवरोही क्रम में, है ना। और जब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी होती है, जब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी होती है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें आरोही क्रम में रखना पड़ता है। कौन से क्रम में रखना पड़ता है बच्चों? आरोही क्रम में। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर हमारे पास अंक हैं, एक तो 8 है, ठीक है, एक 9 है, और कौन है? 6 है और 7 है। 8 है, 9 है, 6 है और 7 है। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, इसमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? क्योंकि मैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनाने जा रहा हूँ। सबसे छोटी कब बनेगी? जब आरोही क्रम में होंगे। आरोही क्रम क्या होगा इसका? इन सब में सबसे छोटा कौन है? 6 है। 6 से बड़ा कौन है? 7 है। 7 से बड़ा कौन है? 8 है। 8 से बड़ा कौन है? 9 है। तो 6 7 8 9 ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। और अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करना है? मुझे अंकों को अवरोही क्रम में। अब अवरोही क्रम क्या होगा? जो आपने अभी आरोही क्रम लिखा, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो क्या हो जाएगा? 9 8 7 6 ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ?
सबको मज़े से समझ में आया? कोई डाउट किसी को नहीं है ना? अरे भैया, जब अमित सर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है ना? चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बच्चों? एक फुटबॉल स्टेडियम में 83,000, एक फुटबॉल का स्टेडियम है जिसमें 83,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। अब एक 83,000 स्टेडियम का जो है वहाँ पे लोग बैठ सकते हैं स्टेडियम में, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अब कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, तो लोगों को दूर दूर बैठा रहे हैं। एक लोग यहाँ बैठा तो बीच में 3 सीटों को छोड़ दिया, चौथी सीट पर फिर अगला बंदा बैठ रहा है। फिर क्या, फिर जब चौथी सीट पर बिठा दिया तो फिर 3 सीटों को छोड़ दिया, फिर चौथी सीट पर बैठ रहा है। तो मतलब हर चौथी सीट पर बंदा जो है वो बैठ रहा है, जो भी लोग हैं उनको बिठाया जा रहा है। तो बीच में कई सारी सीटें तो खाली हैं। अब ये कह रहे हैं कि टोटल जो कैपेसिटी है, मतलब उसमें जितने लोग बैठ सकते हैं, कुल मिला जुला करके कितनी सीट है? कुल मिला जुला करके बच्चों यहाँ पर 8,300 सीट है। ज़्यादा बड़ा स्टेडियम नहीं है, 8,300 सीट हैं उसमें। अब 8,300 सीटों में से उसको वो कह रहे हैं कि 4 लोग ही, 4 सीटों पर एक लोग एक तरह से मतलब बैठाया जा रहा है। मतलब एक बीच में जो है गैप छोड़ा जा रहा है 3 सीटों का, फिर चौथी सीट पर फिर 3 सीटों का गैप छोड़ा जा रहा है, फिर अगली चौथी सीट पर जो है लोग बिठाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर के कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं। तो क्या है बच्चों, देखो 4 से हमने जब भाग दिया तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर कितना आएगा? वो कह रहे हैं इस निर्देश के अनुसार अब कितने लोगों को स्टेडियम में बिठाया जा सकता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा भाई, 4 से सॉरी 4 से जब यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आपका यहाँ पे 0 लग जाएगी। 4 सत्ते कितना होता है? 28 होता है ना? 4 सत्ते 28 होता है, और ये कितना है? 30। तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 और ये वाली 0 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 4 के पहाड़े में 5 बार में 20 आ जाता है, यानी 2075। कितना आ गया बच्चों? 2075। यानी कि कुल मिला जुला करके पूरे स्टेडियम में 2075 लोग बिठाए जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि किसी बगीचे में कुल 200 पेड़ हैं, उनमें से 3/5 भाग आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे कितने पेड़ होंगे? जो टोटल पेड़ हैं वो कितने हैं? 200, और उन 200 पेड़ों में से 3/5 भाग तो क्या है? आम के पेड़ हैं। तो बाकी के जो पेड़ बचे वो किसी और चीज़ के हैं, तो वो कितने हैं? तो बेटा देखो ज़रा ध्यान से, हमारे पास टोटल 200 पेड़ हैं। टोटल कितने हैं? 200। तो 200 में से आम के पेड़ कितने हैं बच्चों? आम वाले कितने हैं भाई? हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा है 3/5 भाग आम का है। किसका? 200 का। तो हम 200 का 3/5 निकाल देंगे। तो 200 का 3/5 कितना आएगा? देखो 200, और बेटा ये जहाँ पे का लिखा होता है ना, इसकी जगह पे क्या कर देते हैं? गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, और फिर क्या है? 3/5। तो क्या होगा? देखो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो यहाँ से कितना आया बेटा? देखो यहाँ से आया एक तो 4, और एक ये वाली 0 बची है, और यहाँ पे क्या है? गुणा में 3। तो 40 की 3 में हमें गुणा करनी है। अब 40 की 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, और एक 0 लग गई, यानी कि टोटल 120 पेड़ हैं। आम के कितने पेड़ हैं बच्चों? आम के 120 पेड़ हैं। अब जो बाकी के बचे, बाकी के कितने पेड़ बचे भाई? टोटल हमारे पास कितने पेड़ थे? टोटल हमारे पास 200 पेड़ थे। अब 200 में से 120 पेड़ आम के हो गए, तो हम क्या करेंगे? 120 जो आम वाले पेड़ हैं उनको घटा देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा दूसरे कितने पेड़ हैं। तो 0 में से 0 गई 0, 0 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 80 पेड़ हैं जो दूसरे हैं, 80 पेड़ हैं जो कि दूसरे हैं, जो आम के नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब अगला कह रहे हैं कि एक पोस्टर को
एक पोस्टर को सचिन ने दीवार पर चिपकाया है। पोस्टर को सचिन ने क्या करा है, दीवार पर चिपकाया है। और पोस्टर की लंबाई, बेटा पोस्टर कैसा होगा, देखो पोस्टर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा ना, जो उसने दीवार पे चिपकाया है पोस्टर, वो कुछ इस तरीके से होगा आयत के रूप में। उसकी लंबाई कितनी दी गई है, 12 मीटर, लंबाई दी गई है 12 मीटर। और चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है बच्चों 10 मीटर पोस्टर की। अब कह रहे हैं कि ये जो पोस्टर है, तो इस पोस्टर के दीवार पर ये कितनी क्षेत्र घेर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, इसका क्षेत्र कितना है। तो बेटा ये एक आयत के रूप में है, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, याद कर लो बच्चों, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर आप क्या करोगे, लंबाई कितनी है, लंबाई है 12, आपने 12 रखा। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 10। और दोनों चीजें आपको किस में दी गई थी, ये भी मीटर में दी गई है और ये भी मीटर में दी गई है। तो 12 धाम कितना होगा, 12 धाम 120। तो बेटा ये आ जाएगा 120 मीटर का वर्ग, क्योंकि मीटर 2 बार आया ना, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो 120 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है, मज़ा आ रहा है ना, यस। चलिए तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। अगर उसकी भुजा की लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो अब जो नया वर्ग आएगा उसका परिमाप क्या होगा, बताओ। वर्ग की भुजा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो परिमाप भी बढ़ेगा, है ना। तो बेटा देखो, अब मान लिया कि पहले इतना सा था, ये आपका जो वर्ग था वो पहले इतना था, इसकी भुजा कितनी थी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका परिमाप पता है। पहले परिमाप कितना था, 16 सेंटीमीटर। तो बेटा वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, देखो अगर वर्ग की भुजा a होती है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है, 4 गुणा में जो उसकी भुजा है। और ये किसके बराबर दिया है, ये दिया है इन्होंने 16 के बराबर, तो हमने इसको 16 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से आपको बच्चों किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो 16 तो है ही है, ये जो 4 है ये a के साथ गुणा में है, तो जब ये बराबर के उधर जाएगा तो बटे में जाएगा 4, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16। a बराबर कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16। मतलब पहले जो वर्ग की भुजा थी वो 4 थी, और अब क्या किया, अब भुजा को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो नई भुजा क्या हो जाएगी, नई भुजा क्या होगी बताओ। ये तो पुरानी वाली भुजा थी, तो नई भुजा क्या होगी, पुरानी वाली भुजा में 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 8 सेंटीमीटर हो चुकी है भुजा। अब बेटा परिमाप का सूत्र तो वही होता है, 4 गुणा में भुजा। तो अब नया परिमाप क्या होगा बताओ, नया परिमाप, नया परिमाप क्या हो जाएगा, 4 की गुणा कर दोगे 8 से, तो 4 अट्ठे 32 सेंटीमीटर। भाई हमें क्या करना होता है, भुजा की 4 से गुणा ही तो करनी होती है, भुजा है 8, तो 8 की 4 से गुणा 32 सेंटीमीटर आ गया। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं ककड़ी और गाजर का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है, इसका अनुसार 3.5 किलोग्राम ककड़ी और 2.5 किलोग्राम गाजर का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, देखा ककड़ी जो है 16 रुपए प्रति किलो है, और ककड़ी कितनी ले रहे हैं, 3.5 किलोग्राम। तो बेटा 3.5 किलोग्राम है ना, 3.5 किलोग्राम ककड़ी का मूल्य, ककड़ी का मूल्य जरा बताना बेटा। 1 किलो ककड़ी कितने की है, ककड़ी जानते हो ना, खीरे की तरह होती है।
तो वो जो 1 किलो ककड़ी है वो 16 रुपए की है, ठीक है। तो 16 की हम गुणा कर देंगे किससे, हमें तो कितना बताना है, 3.5 किलो का। तो 16 की हम गुणा कर देंगे 3.5 किलो में। अब ये बच्चों क्या है, मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे पहले। तो 2 की गुणा करोगे 3 में, और ये ऊपर वाला 1 जो है उसे उसमें जोड़ोगे, तो ये कितना आएगा देखो, 16 गुणा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 आया, 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया 7 और बटे में है 2, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कट गया। तो क्या आया, 8 गुणा 7, यहाँ से आ गया 8 गुणा 7, 8 सत्ते कितना होगा, 56 रुपए का खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा, 56 रुपए का। अब उन्होंने कहा है कि 2.5 किलोग्राम गाजर कितने रुपए की आएगी। 2.5 किलो गाजर का मूल्य, 2.5 किलो गाजर का मूल्य बताना बेटा कितना होगा। देखो 2.5 किलो गाजर, अब गाजर कितने रुपए किलो है, 22 रुपए किलो। तो बेटा 22 रुपए की तो 1 किलो है, हमें कितनी लेनी है, हमें तो 2.5 किलो लेनी है। तो हम 22 की गुणा कर देंगे 2.5 से, 22 की गुणा किससे कर देंगे, 2.5 से। तो कितना हो जाएगा बताना जरा। यहां पर भी इसको कैसे लिखोगे, ये एक तरह से मिश्र भिन्न है तो इसको आपको विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा, है ना। तो पहले 2 की गुणा करोगे 2 में, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। इसका मतलब ये यहां से कितना हो जाएगा, 22 गुणा 5 बटे 2, यही तो आएगा। तो अब कितना हो जाएगा देखो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 11। यह आपके पास आ गया 11, 11 की गुणा कर दी 5 से, 11 पंजे होता है 55, 55 रुपए का खर्चा है। कितने रुपए का खर्चा है, 55 रुपए का खर्चा है बच्चों, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अनिल ने क्या किया है, मकान बनाने के लिए कर्ज लिया है। अनिल ने कर्जा लिया है मकान बनाने के लिए, 2 साल तक हर महीने वो 2200 रुपये देता है। अब कह रहे हैं कि बताइए 2 साल पूरे होने तक वो कितना कर्जा उतार देगा, वो कितने रुपए लौटा चुका होगा 2 साल के बाद। तो देखो बेटा, वो क्या कर रहा है, हर महीने कितने रुपए दे रहा है, 2200 रुपये दे रहा है। एक महीने में कितने रुपए चुका रहा है, एक महीने का मूल्य, एक महीने का मूल्य है 2200 रुपये। 2200 रुपये वो एक महीने में चुका देता है। और बेटा 2 साल तक की बात की गई है, तो 2 साल में कितने महीने होंगे, आप देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो आपने जाना कि भाई 1 साल में तो 12 महीने, तो 2 साल में कितने महीने, 2 साल में 12 और महीने जोड़ दोगे तो 12 12 कितने महीने हो गए, 24 महीने हो गए। 24 महीने हो गए ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 साल, या 2 साल को आप क्या कह सकते हो, 24 महीने। 2 साल को बेटा आप 24 महीने भी तो कह सकते हो ना। तो 2 साल या 24 महीने का मूल्य कितना हो जाएगा, 2200 में आप गुणा कर दोगे बेटा 24 से। आप किससे गुणा कर दोगे, 24 से, क्योंकि आपको एक महीने वाली चीज दी गई है, इसलिए हमने महीने वाली संख्या को उठाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, 24 की गुणा करोगे 22 चौक होता है 88 का 8 हासिल लगेगा 8, और 22 दूनी होता है 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा बताओ, 44 में 6 जोड़ा तो हो गया 50, और ये हो जाएगा 52, 528, और फिर क्या होगा 2 जीरो और लग जाएंगी। इतने रुपए वो जो है चुका देगा, 52,800 रुपये वो चुका देगा। आप यहाँ पर चाहो तो कॉमा भी लगा सकते हो, 52,800 रुपये वो चुका देगा, लौटा देगा। क्लियर है। चलिए अगला और देख लेते हैं, एक और सवाल। इसमें कह रहे हैं एक दुकानदार ने क्या किया है, एक दुकानदार के पास 3345 किलोग्राम प्याज है और वो 20 बोरों में बराबर बराबर रखता है। तो एक बोरे में प्याज का वजन कितना होगा और उसके पास कितनी प्याज बच जाएगी।
टोटल प्याज कितनी है उसके पास? टोटल जो प्याज है वो है बेटा 3 3 4 5। और वो क्या करता है, 20 बोरों में बराबर बराबर प्याज भर रहा है। तो आप इसको किससे भाग दोगे? आप इसको 20 से भाग दे दो। अब देखो ये कितनी बार में जाता है, जितनी बार में चला जाएगा उतने बोरे भर जाएंगे। तो आपने देखा कि भाई 20 एकम 20, तो यहाँ से कितना आया 3 और यहाँ से कितना आया 1, ये वाला 4 यहाँ पे उतर गया। फिर 20 छिक्का कितना होता है? 120 होता है। तो यहाँ से आया 4, 3 में से 2 गया तो आया 1। ठीक है, फिर अगला क्या है बच्चों? 5, वो यहाँ पे उतर गया। 20 की अगर 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14 और 1 0 लग जाएगी, यानी 140 हो जाएगा। तो बेटा जब इसमें से इसे घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 5 किलो प्याज जो है उसकी वो क्या रह जाएगी? शेष रह जाएगी, बच जाएगी। 5 किलो प्याज उसकी बच जाएगी, शेष रह जाएगी, और 167 बोरे जो हैं वो उसके भर जाएंगे। 167 बोरे जो हैं उसके वो भर जाएंगे प्याज से। कह रहे ना कि रखी गई प्याज का वजन कितना होगा? 20 बोरों में तो वो भर रहा है। यस, 20 बोरों में तो वो प्याज भर रहा है। तो एक बोरे में कितनी प्याज आ रही है? एक बोरे में 167 किलो प्याज आ रही है। एक बोरे में 167 किलो प्याज है और 5 किलो प्याज बच जा रही है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अगर आपको आज का जो ये प्रतिभा वर्कशीट थी, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो बच्चों हमारे चैनल को क्या कर लो, तुरंत जो है अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और जो घंटी वाला बटन है उसे दबा दो। और अगर आज की क्लास में मज़ा आया है तो भैया लाइक भी कर दो, लाइक तो बनता है ना। चलो मिलेंगे फिर आपसे अगले किसी ऐसे ही बढ़िया सी क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।